कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपके सामने जो हमारा जो टॉपिक होगा पढ़ने का वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 1948-49 में गठित किया गया था, उसने कुछ मुख्य अपनी सिफारिशें दी थी, वो हमारी चल रही थी, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू लेकर के चल रहे हैं। तो आज हम जो उन्होंने उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी जो भी सुझाव दिए हैं, इनके उच्च स्तर पर किन किन व्यवसायों की शिक्षा देनी चाहिए, किन किन टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा देनी चाहिए और किस प्रकार से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, कैसा उसका पाठ्यक्रम होगा, उसमें टीचर्स किस प्रकार के होने चाहिए, उनका मेथड किस प्रकार का होना चाहिए, वो छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं उनकी मांगों के अनुसार होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजों को मिला करके उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। सबसे पहले इन व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में जो कृषि शिक्षा है, फिर आपकी वाणिज्य शिक्षा है, ये एग्रीकल्चर एजुकेशन होगी, ये आपकी कॉमर्स एजुकेशन होगी, ये चिकित्सा शिक्षा मेडिकल साइंस की एजुकेशन होगी आपकी, ये विधि शिक्षा लॉ एजुकेशन होगी, ये आपकी शिक्षक प्रशिक्षण है, टीचर एजुकेशन है या टीचर ट्रेनिंग है, ये आपकी इंजीनियरिंग की एवं टेक्निकल एजुकेशन है। तो इन सब का ग्रुप एक व्यवसाय शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें अब बारी बारी से इन्होंने क्या क्या बताया है। इन्होंने सबसे के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने कृषि शिक्षा के बारे में अपने क्या सुझाव दिए हैं। पहला इन्होंने सुझाव दिया है कि स्नातक स्तर पर कृषि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है सामान्य 3 वर्ष का हो, परंतु पशुपालन की अगर शिक्षा देनी है तो उसके साथ साथ वो 4 वर्ष का होना चाहिए। अगर सामान्य कृषि की शिक्षा दे रहे हैं तो 3 साल का हो सकता है। दूसरा इन्होंने बताया है कि कृषि के वर्तमान कॉलेजों को आर्थिक सहायता देकर उनकी दशा में सुधार किया जाना चाहिए। जितने भी कृषि के अभी वर्तमान में डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, उनकी पहले स्थिति देखनी चाहिए कि वहां पर ये कृषि शिक्षा ठीक ठाक से चल रही है या नहीं है, किस हालात में वो शिक्षा हमारी चल रही है। तो उसको देखते हुए उनकी दशा में जो है वो आवश्यक जो है सुधार किए जाने चाहिए। वहां पर जो है भवन निर्माण सही होना चाहिए, फर्नीचर की व्यवस्था, कमरों की व्यवस्था, है ना, और उनमें प्रयोगशाला की या कृषि के जो फार्म खुले हुए हैं या खेती की जमीन होती है, क्योंकि वहां पर व्यवहारिक कार्य भी होगा, तो ये सब चीजें वहां पर है या नहीं है, तो उनकी दशा में सुधार करने की जरूरत है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि कृषि क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने चाहिए और उन्हें यथासंभव ग्रामीण विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाना चाहिए। नए जो है कृषि महाविद्यालय खोलने की बात कही है, और जितने भी हमारे इतने इस तरह के कॉलेज खुलेंगे उनको विश्वविद्यालय से संबद्ध कर देना चाहिए। जो ग्रामीण विश्वविद्यालय है उससे एफिलिएटेड होना जरूरी है। आगे इन्होंने बताया कि स्नातकोत्तर कृषि शिक्षा का प्रबंध जो है विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों और ग्रामीण विश्वविद्यालयों में ही किया जाना चाहिए। आगे कहते हैं कि कृषि विश्वविद्यालयों और ग्रामीण विश्वविद्यालयों में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि नई नई खोज भी इनमें होनी चाहिए। अगर खोज नहीं होगी तो परंपरागत का जो शिक्षण कार्य हमारा चला आ रहा है तो वो उतना ही रह जाएगा, वहीं तक वो सीमित रह जाएगा, इसलिए इसमें भी खोज होनी जरूरी है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें जो है प्रयोगात्मक फार्म स्थापित करें और उनमें अनुसंधान कार्य चलाएं। जो फार्म होते हैं कृषि के लिए, जैसे कृषि के खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म बना दिए जाते हैं, तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें जो है आपस में मिलजुल कर उसको खोले और उसमें जो है जो प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल कार्य होता है वो उसमें कराने की कोशिश करें। नेक्स्ट इसमें बताया इन्होंने कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समस्त कृषि अनुसंधान केंद्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करे। जो इस तरह की काउंसिल बनेगी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से, उसमें जितने भी अनुसंधान कार्य होंगे उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य करेंगे। दूसरा इसमें आता है व्यवसायिक शिक्षा में वाणिज्य शिक्षा, जो कॉमर्स की शिक्षा है उसके प्रति इनके क्या सुझाव है, अब उनको देखने की कोशिश करते हैं। पहला ये होता है कि वाणिज्य में स्नातक स्तर की शिक्षा का प्रबंध महाविद्यालयों में किया जा सकता है। इसके लिए
अलग से वाणिज्य महाविद्यालयों की स्थापना भी की जा सकती है। ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे महाविद्यालय पहले खुले हुए हैं, डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, उनमें कॉमर्स की शिक्षा दी जा सकती है। अगर इनकी संख्या ज्यादा हो बच्चों के कॉमर्स वालों की, तो अलग से महाविद्यालय खोलने का भी प्रावधान इन्होंने दिया है कि वहां पर हम खोल सकते हैं अगर आवश्यकता महसूस दे रही है। पहला नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि स्नातक स्तर पर छात्रों को प्रथम 2 वर्षों में, जो उसका पहले 2 साल होंगे, उनमें बैंकिंग, अकाउंटेंसी और बीमा आदि का सामान्य ज्ञान कराया जाना चाहिए और तीसरे वर्ष में उन्हें वाणिज्य की व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी फर्म में, जैसे कोई कंपनी है, कारखाना है, फैक्ट्री है ना, तो उसमें कंपनी में एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में वहां पर कार्य करने के लिए भेजना चाहिए और ये एक अनिवार्य रूप से काम होना चाहिए, क्योंकि इस व्यवहारिक शिक्षा के बिना जो है वो उनका कोर्स पूरा नहीं हो सकता है। जिसके लिए वो वाणिज्य शिक्षा दिलाना चाह रहे हैं, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी जरूरी है। आगे बताते हैं कि वाणिज्य में जो पीजी कोर्स है आपका, स्नातकोत्तर जो कोर्स है आपका, उसकी शिक्षा का प्रबंध केवल विश्वविद्यालयों और वाणिज्य महाविद्यालयों में ही होना चाहिए। जितने भी हमारे डिग्री कॉलेज हैं, जितने भी हमारे विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है वाणिज्य की जो पीजी कोर्स है आपका, एमकॉम की बात बता रहे हैं, और उनमें आपका रिसर्च वर्क भी, उसकी भी बात बताइए कि रिसर्च वर्क भी वहां पर होना जरूरी है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि वाणिज्य की जो स्नातकोत्तर कक्षा होती है, उसमें वाणिज्य में जो स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण जो बच्चे होते हैं, उनमें से भी जो विशेष योग्यता प्राप्त बच्चे होते हैं, उनको ही वो एडमिशन देना चाहिए, उनको ही इसमें प्रवेश देना चाहिए। वाणिज्य में स्नातकोत्तर स्तर पर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान की तरफ ज्यादा वेटेज दिया है इन्होंने। खाली पुस्तकीय ज्ञान होने से कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि उनको एक अकाउंटेंट बनना है, तो अकाउंटेंट का काम जो है वो प्रैक्टिकल काम होता है। जब तक वो व्यवहारिक काम उनके जीवन में नहीं आएगा, उनको सीखना नहीं आएगा, उनको करना नहीं आएगा, तब तक कोई कंपनी को अपने यहाँ काम नहीं दे सकती। तो इसलिए सैद्धांतिक के साथ साथ जो है उनको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। अब तीसरी जो उनकी व्यावसायिक शिक्षा है वो चिकित्सा शिक्षा है, मेडिकल साइंस, जिसमें आपको डॉक्टर बनाना है ना, जो चिकित्सक बनाने हैं आपको, जो चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा भी देनी जरूरी है। उस व्यवसाय के लिए क्या इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं? पहला सुझाव है कि चिकित्सा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होना चाहिए, उसके बाद 12 से 15 माह का व्यवहारिक कार्य भी होना चाहिए, तब जाकर के छात्रों को डिग्री देनी चाहिए। यानी कि 3 वर्ष का डिग्री कोर्स हो और उसके बाद जो है 12 से 15 माह, 12 से 15 माह का मतलब है 1 से 1.25 साल का उसका व्यवहारिक कोर्स होना चाहिए। और वह व्यवहारिक कोर्स कैसे हो सकता है? किसी हॉस्पिटल में जाकर के, अस्पताल में जाकर के, वहां जो है उन मरीजों को देख के उनको चेक करे, है ना, उनको इंस्ट्रूमेंट चलाने आने चाहिए, है ना, ये सब चीजें, तो वो उनका व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है। दूसरा इन्होंने बताया है चिकित्सा शास्त्र के जो पाठ्यक्रम रखा जाएगा, उसमें प्राचीन आयुर्वेद के सामान्य ज्ञान को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, उसको भी इन्वॉल्व उसमें किया जाना चाहिए। जो हमारा प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र है, बहुत ही अच्छा शास्त्र है उसमें, तो उसके भी टिप्स, उसके सिद्धांत, उसकी थ्योरी भी वहां पर पढ़ाई चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में, जितने भी आपके चिकित्सा महाविद्यालय हैं, उनमें योग्य प्राध्यापक नियुक्त किए जाएं और उनमें सभी आवश्यक उपकरण हो, प्रयोगशाला होनी चाहिए। जितने भी डिग्री कॉलेज हैं स्तर के, उनमें क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होल्डर जो है टीचर्स या प्रोफेसर्स को भी वहां पर किया जाना चाहिए और उनकी एक अच्छी से प्रयोगशालाओं का एक वेल सेटअप होना चाहिए वहां पर, लेबोरेटरी का, क्योंकि उसका ही वहां पर ज्यादा काम है। अगर वो लेबोरेटरी नहीं होगी और उसमें उपकरण जो है वो सही रूप से नहीं कार्य कर रहे होंगे, तो उनका व्यवहारिक जो ज्ञान उनको दिया जाता है वो उनको सही रूप में नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि चिकित्सा महाविद्यालयों से संलग्न एक चिकित्सालय भी होना चाहिए, एक छोटा सा हॉस्पिटल भी वहां पर होना चाहिए और प्रत्येक अध्ययनरत छात्र के लिए कम से कम उसमें 10 रोगी होने चाहिए जिन पर वो ट्रीटमेंट कर सके, है ना, 10 रोगी होने चाहिए। जब बच्चे आएंगे तो वहां पर चेक करेंगे, उनको देखेंगे, उनकी ट्रेनिंग में व्यवहारिकता आ जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया है
चिकित्सा महाविद्यालयों में योग्य छात्रों को ही चुना जाना चाहिए और प्रतिवर्ष जो है एक कॉलेज में अधिक से अधिक जो है 100 छात्रों को ही प्रवेश देना चाहिए। यानी कि एक साल में जो है एक सेटअप बना लेना चाहिए कि 100 छात्रों से ज्यादा हम यहाँ पर नहीं लेंगे बच्चों को। तो उसके लिए कोई इस तरह से एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। उस एंट्रेंस एग्जाम को जो बीट करके आएगा उसकी मेरिट बनेगी और ऊपर के 100 बच्चों को वहां पर एडमिशन दिया जाना चाहिए। ये प्रतिवर्ष काम होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि चिकित्सा में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था केवल उच्च स्तरीय चिकित्सा कॉलेजों में ही होनी चाहिए। यानी कि इसमें जो पीजी कोर्स है, एमबीबीएस वगैरह का जो कोर्स है इसमें, तो वो जो है एमडी एमएस का जो कोर्स है वो एक जो उच्च स्तरीय चिकित्सा शास्त्र के जो महाविद्यालय खोले गए हैं जिनमें योग्य और एक्सपीरियंस अनुभवशील जो प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें भवन जो है बहुत अच्छी तरह से वेल सेटअप बने हुए हैं, प्रयोगशाला अच्छी तरह से बनी हुई है ना, तो वहीं पर ही उसका पीजी कोर्स अनुमति देनी चाहिए वहां पर। नेक्स्ट जो बताया कि चिकित्सा कॉलेजों में अनुसंधान की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर की जो शिक्षा पास करते हैं उसके बाद में इसमें पीएचडी या डीलिट की इस तरह की उपाधि के लिए भी कुछ कोर्सेज चलाए जाने चाहिए। तो ये चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के लिए कुछ इन्होंने सुझाव दिए हैं। इसके बाद में लॉ एजुकेशन के बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं, अब उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला उन्होंने बताया कि देश में विधि महाविद्यालयों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पर पहले महाविद्यालय खोले हुए हैं तो उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए और विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वो स्नातक स्तर की शिक्षा पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन वो किया हुआ होना चाहिए बच्चा। दूसरा इन्होंने बताया है कि विधि स्नातक का जो पाठ्यक्रम है 3 वर्ष का होना चाहिए और इसके अंतिम वर्ष में जो है एक व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। हर जगह व्यवहारिक शिक्षा की बात आ रही है क्योंकि व्यवहारिक शिक्षा के बिना जो है वो कुशलता नहीं आती, वो पारंगतता नहीं आती, क्योंकि हर व्यवसाय का एक अभिवृत्ति होती है, उसका एक एप्टीट्यूड होता है, उसके कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ मूल्य, कुछ प्रतिमान होते हैं हर व्यवसाय के। अगर वो उस कैंडिडेट को जिस व्यवसाय को चुन रहा है अगर वो स्किल्स उसके अंदर नहीं आएंगे, वो गुण उसके अंदर नहीं आएंगे, उसको वो कार्य करना नहीं आ रहा है, तो वो एक अच्छा प्रभाव नहीं दे सकता है, वो उस क्षेत्र में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है अगर वो चीजें उसने नहीं ग्रोथ की है या उसने अपने अंदर वो डेवलप नहीं की है। तो हर व्यवसाय के ये गुण होते हैं, स्किल होते हैं, ये भी उनको कहां से प्राप्त होंगे? व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। जब वो सैद्धांतिक को व्यवहार में लाएगा, और वो कैसे लाएगा? जब वहां पर इस तरह की कुछ प्रयोगशाला बनी होंगी, कुछ इस तरह के फॉर्म बने हुए होंगे, कुछ इस तरह का कार्यक्रम चलता हो, सेमिनार होता हो, गोष्ठियां होती हो, है ना, और कुछ इस तरह का जैसे लॉ के लिए मूव कोर्ट होता है, वहां पर जाकर के जज के सामने वो बोलना सीखे, है ना, तो जब वो बोलेगा तो उसकी हिचकिचाहट खत्म होगी, उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा। तो इन सब चीजों के बारे में इन्होंने आगे बताया है। जैसे इन्होंने बताया है कि विधि के छात्रों को विचार संगोष्ठियों और सैद्धांतिक ज्ञान गोष्ठियों द्वारा जो है उनका सैद्धांतिक ज्ञान को स्पष्ट किया जाना चाहिए और उनके लिए मूल कोर्ट द्वारा प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि विधि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विधि की उच्च शिक्षा के साथ साथ छात्रों की रुचि के अनुसार, जैसे आपका संविधान हो गया है, अंतरराष्ट्रीय प्रशासन हो गया है, विधि शास्त्र हो गया है, हिंदू लॉ है या मुस्लिम लॉ है, इसकी भी पूर्ण शिक्षा वहां पर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट बताया इन्होंने कि संवैधानिक कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून, न्याय शास्त्र, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में अनुसंधान को प्रोत्साहन वहां पर दिया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर रिसर्च वर्क की भी बात आ गई है। अब इसमें आती है बात शिक्षक प्रशिक्षण की, जो टीचर ट्रेनिंग की बात है, उसके लिए भी इन्होंने सुझाव दिए हैं। वो क्या सुझाव दिए हैं? पहला सुझाव उनका आता है कि माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, जो माध्यमिक शिक्षक जो होते हैं आपके कक्षा 6 से लेकर के 11वीं 12वीं तक जो पढ़ाते हैं या 10वीं तक जो पढ़ाते हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में एक शिक्षक प्रशिक्षण
विभाग खोला जाना चाहिए और साथ ही संबद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि इस तरह के विश्वविद्यालय भी होना चाहिए और उससे एफिलिएटेड कुछ महाविद्यालय भी होना चाहिए जहां पर ये ट्रेनिंग कार्य चलता हो। दूसरा ये होता है कि शिक्षक प्रशिक्षण विभागों अथवा महाविद्यालयों में ऐसे अध्यापकों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्हें माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव हो। तीसरा बता रहे हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान और प्रायोगिक कार्य दोनों को ही समान रूप से वहां पढ़ाया जाना चाहिए, दोनों को ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए। और प्रत्येक जो प्रशिक्षणार्थी होता है सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ उसके लिए जो टीचिंग प्रैक्टिस का जो कार्य होता है वो 12 सप्ताह का इन्होंने बताया है कि 12 सप्ताह की टीचिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें आपकी पहले माइक्रो टीचिंग होती है, उसके बाद सिमुलेटेड टीचिंग होती है, फिर मैक्रो टीचिंग होती है। तो इन सब का जो प्रोग्राम है वो 12 सप्ताह के इन्होंने बताया है। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों के वार्षिक मूल्यांकन में शिक्षण अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। जब उनका लास्ट में इवैल्यूएशन होता है जो तो टीचिंग प्रैक्टिस जो परफॉर्मेंस होती है उनकी, वहां पर एग्जामिनर लोग आते हैं तो उस टीचिंग प्रैक्टिस की या परफॉर्मेंस जो है उसको आधार बताया है कि उसी को वहां पर ज्यादा है फोकस देना चाहिए, उस पर एम्फसाइज ज्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि एमएड की उपाधि के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कुछ वर्ष शिक्षण कार्य कर चुके हों। यानी कि पहले बीएड करें, बीएड करने के बाद में कुछ माध्यमिक स्कूलों में बच्चे पढ़ाने शुरू करते हैं, 1, 2, 3 साल का उनको एक्सपीरियंस हो जाए तब जाकर के उनको एमएड की उपाधि में जो है प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह से इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अपने सुझाव दिए हैं। और लास्ट में व्यावसायिक शिक्षा में इंजीनियरिंग तकनीकी शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, वो भी पढ़ते हैं। जैसे वर्तमान इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाना चाहिए। जितने भी हमारे टेक्निकल या इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हुए हैं उनको अपनी राष्ट्रीय संपत्ति माने और उनकी उचित देखभाल की जानी चाहिए और उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जानी चाहिए। अगर उनको हम डेवलप नहीं करेंगे, उनको मेंटेनेंस उनको नहीं देंगे तो वो खराब हो सकती है। तो उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी उपयोगिता में समझनी चाहिए, क्योंकि आगे चल करके हमारे जो भविष्य के जो इंजीनियर के छात्र बनेंगे, टेक्निक के जो छात्र बनेंगे वो इनमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज प्रशासन के नियंत्रण में न होकर के विश्वविद्यालयों से सीधे उनका संबंध होना चाहिए और उनके नियंत्रण में ही होना चाहिए। यानी कि उनका विश्वविद्यालयों से उनका एफिलिएशन होना चाहिए, वहीं से उनकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए, है ना। जो उनका अलग से जो प्रशासन की बात आ रही है मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, उनके द्वारा वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बता रहे हैं कि देश के वर्तमान जो उद्योग है उनकी मांगों के अनुसार विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज शीघ्र ही खोले जाने चाहिए। यानी कि हमारा जो उद्योग है, हमारी जो आवश्यकता है, हमारा जो व्यापार है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने चाहिए, तकनीकी कॉलेज खोलने चाहिए। जितने भी हमारे कल कारखाने फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमें छात्र छात्रा वहां पर चाहिए है, तो अगर कमी महसूस कर रही है तो उसके अनुसार वहां पर वे खोले जाने चाहिए। नेक्स्ट बता रहे हैं कि इनका पाठ्यक्रम भी जो है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम जो है वो भी विस्तार करना चाहिए। उसमें भी क्या क्या बताया है कि इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में इंजीनियरिंग की समस्त शाखाओं का सामान्य ज्ञान कराया जाना चाहिए। जितने भी उनकी समस्त शाखाएं इंजीनियरिंग की उनका ब्रेक में उनका सामान्य ज्ञान कराए और उसके बाद के जो 3 वर्ष है उसमें किसी विशेष शाखा का स्पेशल ज्ञान कराना चाहिए। और 5वें और अंतिम वर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण उन्हें दिया जाना चाहिए। यानी कि उनको किसी कारखाने में, फैक्ट्री में जो है वहां पर भेजना चाहिए और वहां पर इस प्रकार से उनका 5 वर्ष का वो पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा और अनुसंधान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यानी कि इस ट्रेड में जो है आपका जैसे एमटेक है, एमटेक कर बीटेक है, एमटेक है, उस टाइम जो बीई थी आपकी इंजीनियरिंग जो पॉलिटेक्निक है बीई होगी, उसमें भी आगे हम कह रहे हैं कि एमई होनी चाहिए। और उसमें भी फिर आपकी रिसर्च वर्क की बात कर रही है कि इसमें भी पीएचडी वर्क होना चाहिए, डीलिट का काम होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की ये पूरी व्यवस्था वहां पर बनानी चाहिए। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा संबंधी अपने कम से कम 6 व्यवसायों के बारे में जो है
उचित प्रकार से एक व्यवस्था स्थापित करने के बारे में उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं।